मैत्रेय, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी सर, धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने यूपीएससी में अपना स्थान बनाया है। जी सर। ये पल आपके लिए कितने खुशी वाले हैं और किस प्रकार से आपको एक नई ऊर्जा दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो तो है ही। 16 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद तो एकदम से दुनिया ही बदल गई है। हम्म। फिलहाल मैं सभी के प्यार से बहुत आत्मविभोर हूँ। बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे लोग मिलने आए, घर वाले बहुत खुश हैं। हाँ हाँ। तो ये जो यूपीएससी परीक्षा में आपने जगह बनाई है, कैसे जी। आपने मन बनाया था कि मुझे इस परीक्षा के लिए प्रिपरेशन करना है और इस परीक्षा में कुछ करके दिखाना है? एक्चुअली मन मेरे दादाजी का मन था शुरू हम्म से, और उनसे मेरा खास लगाव रहा है कि मैं इसकी तैयारी करूं। हम्म। और हो गया। फिर इसके बाद मैंने कॉलेज में मेरे काफी दोस्तों ने भी तैयारी शुरू की, मैंने भी सिलेबस देखा, टॉपर्स के वीडियो देखे, अच्छा मेरा भी इंटरेस्ट हुआ, तो फिर इसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। अच्छा। इस तरह के जब कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है कि कोई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन की जाए। तो जी। आपके मन में कुछ ऐसा ख्याल आया या फिर आपने कुछ सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया? एक्चुअली हमारे घर की जो फाइनेंशियल हालत है वो इतनी अच्छी नहीं थी, जो कि यूपीएससी की कोचिंग की जो फीस है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए है कम से जी कम। जी जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी तो देखता हूँ, तैयारी शुरू करता हूँ, अगर चीजें बाद में नहीं समझ में आएगी तो कुछ जो पार्ट्स में कोचिंग होती है वो भी मिल जाती है, जैसे किसी खास विषय की या टेस्ट सीरीज की। पर हम्म मुझे चीजें समझ में आने लगी, और अगर जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया उसके लिए यूट्यूब भी काफी अच्छा मीडियम है। तो हम्म। इसलिए फिर मैंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, और मतलब इसको अपने से ही कर लिया। ये वाकई बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि आपने खुद के आकलन से और खुद की स्टडी के बल पर ये यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। किस जी प्रकार सर। की आपने रणनीति बनाई कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करना है और इतने घंटे पे अलग अलग सब्जेक्ट पर फोकस करना है? सबसे पहले तो मैंने सिलेबस को अच्छे से देखा, और हम्म उसके बाद मैंने टारगेट वाइज पढ़ाई की। मैंने वीकली टारगेट्स बनाए कि मुझे एक हफ्ते में कितनी पढ़ाई करनी है, हम्म और उसके आधार पे घंटे ऊपर नीचे हो जाते थे। जैसे अगर किसी वीक में टारगेट ज्यादा बचा हुआ है तो फिर 10 घंटे 11 घंटे भी हो जाता था, नहीं तो हम्म। 7 8 घंटे भी चल जाता था। तो इसलिए मैंने टारगेट रख के, एक सामने टारगेट रख के हर हफ्ते का, और उसके आधार पे पढ़ाई की। बहुत बढ़िया, मतलब लक्ष्य आपने बनाया और लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप चल पड़े। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, और जब ये खुशी की खबर आपके परिवार को, आपके शहर को मिली तो क्या माहौल था? मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले का निवासी हूँ, और मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे पापा मम्मी, मेरी 2 बहनें हैं, और मैं अकेला भाई हूँ। इसके अलावा संयुक्त परिवार है, तो उसमें चाचा चाची दादा दादी लोग भी हैं। और जब ये रिजल्ट आया तो मैं उस समय भोपाल में था, हम्म। पर जब जैसे ही घर में पता चला तो सभी लोग काफी भावुक हो गए। इसके अलावा हम्म फिर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, काफी लोग मिलने में। जी मैं हाँ। आया तो मेरा भी स्वागत किया गया। हाँ हाँ। तो और उसके जब बाद ये जी, बताइए। तो उसके बाद फिर घर आने के बाद भी अभी भी लोगों के मिलने का सिलसिला जारी है, हम्म। और अभी भी काफी स्पेशल फीलिंग हो रही है। हाँ, मतलब बधाइयों का और शुभकामनाओं का सिलसिला तो चलता भी रहेगा। और अब आप चूंकि पदार्पण कर चुके हैं एक ऐसी सर्विस में जो समर्पण मांगती है और 24 घंटे 7 दिनों का हम उसमें सेवा हमें देनी पड़ती है। तो जी सर। आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आपने किन क्षेत्रों में जाने का और किन क्षेत्रों के लिए बेहतर करने का एक बीड़ा उठाया है? फिलहाल तो अभी क्या है कि मेरी जो रैंक है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी सर्विस अलॉट होती है। इसमें जी जो हाँ। सर्विसेज हैं हम्म। तो वो जुलाई में मुझे पता चलेगा। हाँ हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक बार और मैं इसमें अटेम्प्ट करूंगा और आईएएस के लिए ट्राई करूंगा। हम्म। और अगर वो मिलता है तो मैं फिर आईएएस के रूप में काम करना चाहूंगा, और नहीं तो फिर जो भी सरकार मुझे सेवा अलॉट करेगी उसकी जो भी डिमांड्स होंगी उनके अनुसार मैं पूरे समर्पण के साथ काम करूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा आपने किया है कि आप आईएएस के लिए भी अब दोबारा से अटेम्प्ट देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं जब आप इस सर्विस में आ गए हैं और आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो इन क्षेत्रों में काम करना आप ज्यादा पसंद करेंगे? कौन से क्षेत्रों में आप चाहते हैं कि सुधार की गुंजाइश है और इसमें मुझे मेहनत करना है? सबसे पहला तो जो सुधार है वो मैं ग्रामीण परिवेश में देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से ही रहा हूँ, हमेशा यहाँ से निकला हूँ। हम्म। तो मैं यहाँ पे जो स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति, हालांकि उनमें सुधार काफी आया है आजकल, क्योंकि संचार के साधन विकसित हुए हैं तो उनकी कनेक्टिविटी बढ़ी है। हाँ पर अभी भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और प्राइमरी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट, उनकी हालत अगर सुधर जाए तो जो गांव के बच्चे हैं उनको और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ। मैं उनमें और काम करने में दिलचस्पी रखूंगा। अच्छा।
और जब हम सीधी की बात करते हैं, ये विंध्य क्षेत्र में आता है। विंध्य क्षेत्र में आप क्या देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब किस प्रकार से बेहतर डेवलपमेंट हम देख रहे हैं या फिर कुछ सिस्टमेटिक परिवर्तन देख रहे हैं? जी, यहाँ बहुत सारी परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि पिछले जब से मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद से भी मैं देख रहा हूँ, या 12th के बाद से ही सबसे पहली चीज तो हुई जो सड़कों की हालत सुधरी है। हम्म। उससे क्या हो रहा है कि रीवा से और सीधी शहर से कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो अगर कोई भी इश्यू होता है, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या एजुकेशन के लिए हो, तो लोग जल्दी पहुंच पाते हैं। हम्म। इसके अलावा सीधी में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई है। रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, खुल गए हैं और खुल भी रहे हैं। और धीरे धीरे जब मार्केट डेवलप होता है तो और अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स खुलना, शॉप्स खुलना, तो हम्म। पूरी इकोनॉमी डेवलप होती है। तो हम्म। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये चीजें तेजी से हुई हैं। और आने वाले समय में और भी बेहतर मतलब स्वरूप बदलेगा, हम ऐसी कामना करते हैं। मैत्रेय, जी मैं जानना चाहता हूँ कि आपने हिंदी माध्यम से अपनी ये परीक्षा दी थी, है ना? जी। और हिंदी माध्यम से परीक्षा देने में आपको कोई किसी तरह की अड़चन तो नहीं आई, या फिर आपने जो इंटरव्यू दिया उसमें किसी प्रकार की अड़चन तो नहीं आई? किस प्रकार का पैनलिस्ट ने आपको सपोर्ट किया या फिर आपसे कुछ सवाल पूछे? नहीं, हिंदी माध्यम कहीं भी अड़चन नहीं रहता। हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनका जो प्राथमिक परीक्षा है, प्रीलिम्स, हम्म। वही कम होता है, इसलिए उनका फाइनल सिलेक्शन कम देखने को मिलता है। और हम्म। जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, तो पैनलिस्ट जो थे वो हिंदी में ही बात कर रहे थे, हिंदी में कंफर्टेबल थे। और हाँ। उन्होंने काफी मतलब मोटिवेट भी किया, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे कम इंटरव्यू देते हैं। हाँ। तो उन्होंने काफी मोटिवेट किया कि हिंदी माध्यम के बच्चों को आगे आना चाहिए, तो वो काफी उनका जो सहयोग था वो सकारात्मक था सर। अच्छा। अच्छा, और जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे हमारे जिज्ञासा होती है मन में, और बहुत सारे मन में सवाल आते रहते हैं कि क्या होगा, क्या पूछेंगे। तो किस हिसाब से आपने उसकी तैयारी करी थी, और जो आपने सोचा था, क्या उस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए? तैयारी के लिए तो सबसे पहले वो टैप होता है, एक फॉर्म भराते हैं जो हम लोग का, उसकी हम्म। तैयारी और करंट के जो मुद्दे होते हैं उनकी तैयारी करनी होती है मेजरली, जो मैंने की थी। पर हाँ। अब नर्वसनेस तो होती ही है, और हाँ। इंटरव्यू में जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हम्म। टैप से सवाल होंगे, जो मेरा नाम है उससे कुछ होंगे, पर ऐसा कुछ था नहीं। हाँ। उन्होंने सवाल सीधे शुरू कर दिया कि आपकी एज कम है, तो हम्म। आप इतना जल्दी आ गए हैं, तो क्या आपको वापस लौटा दिया जाए? तो मतलब एकदम से सीधे उन्होंने हाँ। आश्चर्यचकित कर दिया। हाँ। हाँ। और मतलब तो सवाल एक्सपेक्टेड नहीं थे, हाँ। अनएक्सपेक्टेड टाइप से शुरू हुए, पर उनको फिर हैंडल करना पड़ा। कोई ऐसा सवाल जो अभी भी आपके जहन में बसा हुआ हो, जो बहुत ही अलग हटके रहा हो? हाँ, वो एक सवाल जो मैं मेरे से पूछा भी गया एक दो बार, और जगह मैंने बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं? हम्म। तो मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने बोला तो फिर जो इतनी असमानता है दुनिया में, हम्म। तो परमात्मा ने ये असमानता क्यों बना के रखी हुई है? हाँ। तो हाँ। ये सवाल का जवाब अभी तक मैं सेटिस्फैक्टरी सोच नहीं पाया हूँ, इसलिए मेरे जहन में है ही अभी। तो वहां पर जब आपने जवाब दिया तो उसका उससे वो संतुष्ट थे पैनलिस्ट? मुझे उतने संतुष्ट नजर नहीं आए थे वो। अच्छा, अच्छा। चलिए, ये सवाल तो एक बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ है और बहुत कुछ सोचने को विवश करता है ना? जी सर। अच्छा, आपके जैसे बहुत सारे विद्यार्थी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी हो या एमपीएससी हो, उनके लिए क्या मशवरा देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि वो अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। आजकल मार्केट में इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी सारी गाइडेंस और सारी चीजें उसमें खो जाते हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यूपीएससी का सिलेबस, और उसके आधार पर आए पिछले सालों के सवाल। तो मैं हम्म। चाहूंगा वो उसी पे स्टक करें, जो सिलेबस है उसके आधार पे पढ़ाई करें, ना कि मार्केट में बहें। और एक दो बार अगर सफलता मिलती भी है तो अपना मोटिवेशन बनाए रखें, उसमें लगे रहें, क्योंकि पहली बार में सफलता बहुत रैंडम होती है, बहुत लोगों को नहीं मिलती। तो इसमें जो पेशेंस और परसिवरेंस चाहिए, जो लास्ट तक डटे रहने की क्षमता है, तो वही वही लोग सफल होते हैं जो लास्ट तक डटे रहते हैं। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है मैत्रेय, कि इस बार मध्य प्रदेश के काफी कैंडिडेट्स इसमें सफल हुए हैं, तो ये मध्य प्रदेश के लिए कितना सुखद संकेत है? जी सर, वो अभी तक तो ये माना जाता था कि यूपीएससी जो है तो उसमें यूपी से और बिहार से ही बच्चे आते हैं, और इस बार मध्य प्रदेश ने ये धारणा तोड़ी है। मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा बच्चे देखने को मिले हैं। इससे जो और बच्चे हैं वो भी प्रोत्साहित होंगे, जो मध्य प्रदेश के हैं और दूसरे जिलों, दूसरे राज्यों के हैं आस पास के, तो वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करेंगे और उसको निकालने के लिए प्रेरित होंगे। चलिए, हम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है और हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। आप आने वाले समय में, हम आशा करते हैं कि आप आईएएस के लिए भी सिलेक्ट हों और देश के लिए कुछ करें। इतना समय देने के लिए मैत्रेय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।